डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी बात बताना चाहूँगा। मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन मेरे पिता एक छोटे मोटे बिजनेसमैन थे। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी, लेकिन बाद में वो कंपनी बड़ी होती गई। हमारे पास पैसा आता गया। इसीलिए मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल जब मैं छोटा था तब तो हमारे पास पैसे नहीं थे, सिर्फ गुजारे के ही पैसे थे। लेकिन जब मैं 10 साल का हो गया था तब हमारे पास काफ़ी पैसे आ गए थे। मेरे पिता एक ऐसा बिजनेस कर रहे थे जो बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा था और हमारे पास ढेर सारे पैसे आते जा रहे थे। लेकिन जब भी आप अपना बिजनेस बनाएं तो किसी पर भरोसा मत करें। हर कोई आपको धोखा देना चाहता है। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो ज़रूरत के लिए आपके पास आए हुए होते हैं। वो आपसे दोस्ती भी निभाते हैं और ज़िंदगी भर आपके दोस्त बनकर भी रहते हैं। लेकिन जो पैसे आने के बाद आपके दोस्त बनते हैं वो पैसों के कारण बने हुए दोस्त होते हैं। यानी जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे वो भी आपसे दूरी बना लेंगे। वो कभी भी आपका फ़ायदा नहीं करवाएंगे बल्कि खुद का फ़ायदा देखेंगे। और मेरे पिता ये समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने इस कंपनी में कई छोटे छोटे पार्टनर बना लिए थे। उनका शेयर परसेंटेज काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो मेरे पिता के सामने अच्छे बनते गए, भरोसा जीतते गए और कंपनी में हिस्सेदारी लेते गए। जब वो सब मेरे पिता द्वारा बनाई कंपनी का बड़ा हिस्सा अपने नाम कर चुके थे तो उन्होंने मेरे पिता को उस कंपनी से निकाल दिया। मेरे पिता ने जितने पैसे कमाए थे सारे कंपनी में लगाए हुए थे और अब उसी कंपनी से मेरे पिता को निकाल दिया गया था। हमारे पास जितने पैसे थे, जितनी अमीरी थी, एक ही रात में उड़ चुकी थी। और इसके बाद जैसे मेरे पिता को सदमा ही लग गया। कहते हैं कि जितनी बार ज़िंदगी में आप गिरते जाते हैं आपको उठना चाहिए, लेकिन शायद मेरे पिता ने वो हिम्मत दिखाई ही नहीं। मेरे पिता को सदमा लगा था और वो अजीब अजीब बातें करने लगे। और मैंने जो अमीरी देखी थी अब वो गरीबी में बदल चुकी थी। अब मैं खुद को मिडिल क्लास फैमिली में नहीं कह सकता, बल्कि गरीब कहा करता था, क्योंकि हमारे पास जितने कपड़े बचे थे हम वही पहना करते। 2 साल बाद चाहे आपके पास जितने भी महंगे कपड़े हों वो पुराने हो जाते हैं, वो फट जाते हैं। और मैं अब भी वही पहन रहा था, लेकिन मैं दोबारा उन बुलंदियों तक पहुंचना चाहता था। पढ़ाई के भी पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से पढ़ पा रहा था। पिता ने एक बात मुझे सिखाई थी, बिना पढ़ाई के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं छोटे मोटे काम करके जितने पैसे कमाता उसे पढ़ाई पर ज़रूर लगाता। भले ही एक दिन बिना खाए सोना पड़ जाए, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी, ये मैंने दिमाग में ठाना हुआ था। किसी तरह से मैं ग्रेजुएशन कर पाया था। तंग हाली में घर में कभी कभी खाना नहीं होता, मांग कर खाना खाना पड़ता। मैं कॉलेज से आकर काम किया करता, लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद मैं समझ गया था कि अब मुझे अच्छा काम करना है, अब मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं, मुझे बिजनेस करना है। लेकिन बिजनेस करने के लिए आपके पास दिमाग भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। मेरे पास दोनों ही अच्छी तरह से नहीं थे। दिमाग इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं जान नहीं पा रहा था कि बिजनेस करूं तो किसका करूं, और पैसे हम गरीबी तंगी में जी रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे पहले कोई ऐसी तरकीब ढूंढना शुरू कर दूं जिससे मैं बिजनेस कर पाऊं। मैं एक फैक्ट्री में काम करना शुरू हो गया, वहां की बातें सीखना शुरू हो गया। मैं ये जानने लगा कि कस्टमर को क्या चाहिए और कस्टमर को लुभाना किस तरीके से होता है। ये सारी चीज़ें 1 साल में मैं वहाँ पर सीख गया था। भले ही मेरी तनख्वाह काफ़ी कम थी, लेकिन जो सीखा था वो बहुत कीमती था। इसके बाद मैंने ठाना क्यों ना मैं जनरल ज़रूरतों की चीज़ों का कोई बिजनेस करूं। ऐसी चीज़ें जो लोगों को चाहिए तो होती हैं, लेकिन लोग अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, जैसे होम डिलीवरी का काम। ऐसे खाने पीने की चीज़ें जो उन्हें घर में चाहिए हों और मैं उन्हें वहाँ तक पहुँचा पाऊँ। ऐसी कई कंपनीज अब बन चुकी थी जो जनरल काम किया करती थी।
घर में छोटे मोटे बिजली का काम, घर में प्लम्बर का काम और एक ही कंपनी के नीचे वो सारे काम हुआ करते थे। दिमाग में आइडिया तो आ गया था कि अब मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए अब मुझे पैसे भी चाहिए। अब मुझे कोई ऐसा काम करना होगा जो काफ़ी हटके हो, उससे मैं थोड़े बहुत पैसे कमा पाऊँ और इतने पैसे हो जाएं कि मैं उस बिज़नेस को छोटे स्तर पर ही स्टार्ट कर पाऊँ। नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी थी मैंने जिसमें तनख्वाह ज़्यादा हो, मेहनत चाहे जितनी मर्जी हो। मैं 1 साल मर मर कर जी लूँगा, लेकिन काफ़ी पैसे कमाने के बाद बिजनेस में झोंक दूंगा। यहाँ काम ढूंढना कितना मुश्किल है अब समझ में आया था। तनख्वाह अच्छी मिल ही नहीं रही थी। मैं कभी भी 12,000 से ज़्यादा पैसे कमा ही नहीं पा रहा था और इतने पैसे घर के गुजारे में ही निकल जाते, मैं बचा ही नहीं पा रहा था। 6 महीने इसी तरह अलग अलग काम बदलता रहा मैं, और शहर में सब लोग अब मुझे जानने भी लगे थे क्योंकि हर जगह लगभग मैंने काम कर लिया था। क्या करता मैं? हर कोई मुझ पर हंसा करता। मेरे दोस्त तो कहा करते तुम काम बदलते रहते हो, समय लगता है, नौकरी पर डटे रहो, धीरे धीरे 15,000 पर पहुंचोगे, 20,000 पर और फिर 25,000 पर। लेकिन मैं उन्हें कह रहा था पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन बूढ़ा होकर वहां पहुंचने का फ़ायदा क्या होगा? उस समय महंगाई भी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, तब ये पैसे भी आज के पैसों के बराबर ही होंगे, तब के 25,000 आज के 10,000 के बराबर ही होंगे। मैं क्या करूंगा? वो समझ नहीं रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग खुल चुका था। अमीर बनने के लिए आपको भीड़ से हटकर कुछ करना पड़ता है, और मैं भी अब अखबार में ढूंढना शुरू हो गया था अजीबोगरीब काम। शायद उसमें से कुछ आइडिया भी मिल जाए, शायद कोई ऐसा काम कर रहा हो जो मैं भी कर पाऊं और बिल्कुल मुफ्त में। एक इश्तिहार जो मेरे घर के बाहर गिरा हुआ था, वो पैम्पलेट मैंने आसपास के घरों में देखने की कोशिश की, कहीं नहीं दिखा। सिर्फ मेरे घर के बाहर वो पैम्पलेट गिरा हुआ था। काले रंग का पैम्पलेट जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। उस पर अजीब अजीब भयानक से निशान बने हुए थे और नीचे लिखा हुआ था, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। नीचे नंबर भी अधूरा था, यानी कि 5 नंबर ही दिए गए थे। उस पर फ़ोन कैसे किया जा सकता था? मुझे लगा शायद किसी ने मजाक किया होगा। वैसे भी ये पन्ना मेरे घर के आगे ही क्यों फेंका हुआ था? मैं उस पन्ने को लेकर सीधा घर के अंदर आ गया और उसे बेड के पास रख दिया। देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा था। ऐसे पैम्पलेट आमतौर पर देखे नहीं जाते और मैं अजीब चीज़ें भी इकट्ठा करना पसंद करता हूँ। उस पन्ने को सीधा मैंने मोबाइल के नीचे रखा और मैं बाथरूम के लिए चला गया। उसके बाद मैं वापस आया और अखबार में खंगालने लगा, कहीं पर कोई काम मिल रहा हो। मैंने कई इश्तिहार देखे और वहाँ फ़ोन लगाए, कहीं 5,000, कहीं 7,000। ज़्यादा पैसे कहीं मिल ही नहीं रहे थे। मैं उन्हें कह रहा था मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मुझे ऊंची पोस्ट मिल जाए, मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन गलत काम के सिवा आप जल्दी किसी और काम में पैसे नहीं कमा सकते। और बिजनेसमैन बनने का वो सपना मेरी आंखों के सामने बस सपना ही रह गया था। अंत में आप उन चीज़ों को भी ट्राई करते हैं जिस पर आप यकीन नहीं करते। कौन सोचेगा उस पैम्पलेट को हाथ में पकड़े, आंखों में आंसू लिए मैं वो नंबर ट्राई करने की कोशिश करूँगा। 5 नंबर, आखिर कैसा फ़ोन नंबर है वो? मैंने वहाँ पर फ़ोन लगाया और सामने से आवाज़ वही आई जिसकी मुझे उम्मीद थी। ये नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं। और मैंने उस पैम्पलेट को एक तरफ फेंक दिया। पता नहीं किसने मजाक किया है। एक तो मैं पहले से दुखी हूँ और लोग अब मजाक भी करने लगे हैं। 2 मिनट बाद एक बैक कॉल आई और ये बैक कॉल उसी नंबर से आई थी। मेरे होश से उड़ गए थे। ये कैसे हो सकता है? अभी तो ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता था, अभी इसी से फ़ोन आया है। मैं फ़ोन उठाने से पहले थोड़ा सा घबराया हुआ था, फिर भी फ़ोन तो उठाना ही था, मुझे ज़रूरत थी। मैंने वो फ़ोन उठाया और जैसे ही कान पर लगाया, सामने से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ये एटमॉस्फेयर आवाज़ें होती हैं, जैसे पीछे से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें, पेड़ों के हिलने की आवाज़ें, पत्तों के हिलने की आवाज़ें, वो हवा जो पत्तों को छूती हुई निकलती है और एक अलग सी आवाज़ करती है। सिर्फ ये आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा हेलो, कौन है? लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद एक चलने की आवाज़ आई। धीरे धीरे वो चलने की आवाज़ मोबाइल के करीब आ रही थी और करीब आकर भारी आवाज़ में एक आदमी बोला, ये तुम ही हो ना जो यहाँ पर काम करना चाहता है? मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा, हाँ हाँ, इश्तिहार तो मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे कुछ सवाल करने हैं। इसके बाद उसने कहा, सवाल मोबाइल पर नहीं कर सकते, तुम्हें मिलना होगा, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दिया जाएगा, वहाँ पर
आज रात 8 बजे पहुंच जाना। तुम्हारा इंटरव्यू होगा और अगर तुम हमें पसंद आए तो नौकरी तुम्हें तभी मिल जाएगी, साथ में एडवांस भी मिल जाएगा। मैं उसको कह रहा था लेकिन सैलरी कितनी होगी? ये शब्द पूरे नहीं हुए उससे पहले ही फ़ोन कट गया। अब मैं असमंजस में था। यार उसने तो सैलरी भी नहीं बताई। मैंने दोबारा फ़ोन लगाने की कोशिश की लेकिन वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ना तो बैक कॉल आई। अब ये सवाल ही बनकर रह गया था कि मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी, आखिर हाथ में पैसे कितने आएंगे, तभी तो इंटरव्यू के लिए जाऊं मैं। मैसेज आया हुआ था, एड्रेस मैंने अब तक देखा नहीं था और मैंने मोबाइल खोला। वो एड्रेस हमारे इस शहर के बिल्कुल बाहरी इलाके में जंगल के साथ में बना हुआ एक छोटा सा झोंपड़ा था। यहाँ इंटरव्यू के लिए जाना है? ये कोई पागल तो नहीं बना रहा? इतनी दूर जाने में मेरे पैसे भी काफ़ी खर्च हो जाएंगे और क्या मैं ये काम कर भी पाऊंगा या नहीं? मैं इन सवालों के जवाब अब यहाँ पर पा नहीं सकता था, मुझे वहाँ पर जाना ही था। मैंने सोचा चलो चलते हैं, 3 घंटे वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे और उसके बाद उससे बात करूँगा ही। शहर से बाहर निकला था मैं, बस के सहारे मुझे बाहर तक निकलना पड़ा और उस इलाके में चलकर उस झोंपड़े तक जाना पड़ा। 3 किलोमीटर तो चलना पड़ा था मुझे। वहाँ उस झोंपड़े में पहुँचा और बाहर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी। ये शहरी इलाका सा लग रहा था, दूर दूर साफ सुथरी सड़कें। यहाँ कई झोंपड़े बनाए गए थे जो गांव जैसे लग रहे थे, लेकिन सड़कें, गार्डन और पेड़ इस तरह से सजावटी तौर पर लगाए गए थे जैसे ये नए शहर का कोई हिस्सा हो। मैं चलता हुआ उस झोंपड़े के पास जा रहा था और मुझे एहसास शहर जैसा हो रहा था। उन एंटीक लाइट्स को देखता हुआ, ये लंदन की बनी हुई एंटीक लाइट्स लग रही थी। पुराने ज़माने में लंदन में ऐसी ही स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती थी और अब इसे डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस सड़क पर पट्टियाँ भी साफ़ सुथरी लगी हुई थी और उस झोंपड़े के बाहर पहुँचते ही मन में अजीब अजीब सवाल भी आ रहे थे। आदमी तो ये अमीर लगता है, जो भी काम ये कर रहा होगा इसके पास पैसे तो काफ़ी हैं और शायद ये मुझे मन मांगी तनख्वाह भी दे दे। मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया क्योंकि बेल में ढूंढ ही नहीं पाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद कुछ समय उसके चलने की आवाज़ ही आती रही। अंदर से चलने की आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी, यानी वो नज़दीक आ रहा था। लेकिन छोटे से झोंपड़े में 10 मिनट तक कौन चलता रहता है? इतनी दूर से कहाँ से आ रहा था वो? चलते चलते करीब आवाज़ आई, तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे को खोलते ही सामने काला सूट पहने एक आदमी खड़ा था। उसने टोपी भी काले रंग की पहनी हुई थी। हर कपड़ा शरीर पर काले रंग का ही था, लेकिन उसका चेहरा चमकदार लाल से रंग का था। मैं पहले उसे देखकर घबरा भी सकता था। अगर आम आदमी उसे देख ले तो उसे लगेगा ये कोई भूत है जिसका चेहरा बिल्कुल लाल है। लेकिन मैं जानता हूँ शहर में कई बिजनेस इस तरह से चलाने पड़ते हैं। आपके पास जब भी कोई कस्टमर आए, आपको ऐसे सेल्समैन आगे करने पड़ते हैं जिन्होंने मेकअप किया हुआ होता है, जिससे उस बिजनेस की अलग से पहचान बन पाती है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। इसके बाद मैं सीधा उस झोंपड़े के अंदर पहुंच गया। उस आदमी ने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और मैं उस कुर्सी पर बैठ गया। वो दूसरी कुर्सी पर बैठा और उसने खाने पीने के लिए मुझे कुछ नहीं पूछा। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। उसने सीधा ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। तुम कहाँ तक पढ़े हो? क्या क्या ज़रूरतें हैं? तुम कितनी तनख्वाह की डिमांड करते हो? और तुम्हारे बैग में क्या क्या पड़ा हुआ है? क्या तुम हमारी ज़रूरत के सारे काम कर पाओगे? मैंने भी एक एक करके सारा जवाब देना शुरू कर दिया। सिर्फ तनख्वाह का जवाब नहीं दिया, बाकी सब जवाब दे दिए। उसने कहा, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जिसे छोटे मोटे सारे काम आते हों, भले ही वो प्रोफेशनल ना हो, घर में रहा जिसको घर के सारे काम आते हों। मैंने कहा, हाँ मुझे सारे काम आते हैं, अगर मनपसंद तनख्वाह मिल जाए तो मैं हर काम करने को तैयार हूँ। उसने कहा, टॉयलेट साफ कर सकते हो? एक पल के लिए मैं घबरा सा गया था। हाँ कर लूँगा, अगर तनख्वाह अच्छी हुई तो वो भी कर लूँगा। उसने कहा, अच्छा खाना बना सकते हो? मैं थोड़ा सा और घबरा गया। हाँ खाना भी बना सकता हूँ, अगर तनख्वाह अच्छी हो तो मैं ये काम करने को भी तैयार हूँ। उसके बाद वो थोड़ा सोचने लगा और कहने लगा, अगर छत का ये पंखा ख़राब हो जाए तो तुम इसे उतार कर जो भी रिपेयर करवानी हो वो करवा सकते हो। मैंने कहा, हाँ घर में ये मैं करता ही रहता हूँ। एक एक करके वो घर में होने वाले हर काम को मुझसे पूछ रहा था। अगर कोई बटन ख़राब हो जाए मैं ठीक करवा सकता हूँ। अगर किसी का वो गैस सिलेंडर ख़राब हो जाए क्या मैं उसे बदला सकता हूँ।
घर में लकड़ी का सामान टूटा फूटा हो मैं उसे रिपेयर कर सकता हूँ, फर्श टूटा हो क्या मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। इस तरह के हर काम वो मुझसे पूछता जा रहा था और मैं भी हाँ करता जा रहा था। इसके बाद उसने प्रोफेशनल काम पूछने शुरू कर दिए। उसने कहा, क्या तुम्हें प्लम्बर के सारे काम आते हैं? सारे काम मतलब कि तुम नट बोल्ट हाथ से बना सकते हो? मैंने कहा, हाथ से नहीं बना सकता, मुझे वो मशीनें चलानी नहीं आती, मैंने वहाँ पर काम नहीं किया। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, तो क्या तुम टेलर का काम कर सकते हो? कपड़े अगर ख़राब हो ठीक कर सकते हो? मैंने कहा, हाँ हाँ, मुझे छोटी मोटी मशीन चलानी आती है। उसने कहा, पूरा कपड़ा सीना आता है? अगर कोई सूट स्टिच करवाना हो, किसी आदमी का काले रंग का सूट स्टिच करवाना हो, क्या तुम पूरा सूट स्टिच कर सकते हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिलाई नहीं आती, लेकिन अगर छोटा मोटा कट पड़ा हुआ हो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। ऐसे कई सवाल किए थे और मुझे अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था मुझे काम क्या मिलेगा, क्योंकि वो हर काम पूछता जा रहा था। ये तो इस तरह से सवाल कर रहा था जैसे मैं कोई लड़की हूँ और वो मुझसे शादी करना चाहता हो। ऐसे सारे सवाल पूछ रहा था। उसने वो सारे सवाल पूछ लिए और उसके बाद वो शांत हो गया। वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा और उसने कहा, अब तुम भी सवाल पूछ सकते हो, मैं भी सारे जवाब देने को तैयार हूँ। मैं कौन सा सवाल पूछता? एक ही तो सवाल था। मैंने कहा, देखिए, मैं काम तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे तनख्वाह अच्छी चाहिए, मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे तो तुम्हें अच्छे मिलेंगे, मना कर नहीं पाओगे। मैंने कहा, फिर भी मुझे बताइए कितने पैसे मिलेंगे? उसने कहा, 1.5 लाख। महीने का 1.5 लाख मिलेगा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। अच्छा, क्या आप सच बोल रहे हैं, मजाक तो नहीं कर रहे? उसने कहा, मैं तुम्हें मजाक कर रहा लगता हूँ? इतनी दूर तुम्हें यहाँ पर बुलाया है तो मजाक करने के लिए बुलाया है? काम करने के लिए बुलाया है और इंटरव्यू खत्म हो चुकी है। मैं मानता हूँ तुम हमारे लिए काम कर सकते हो, बस कुछ नियम हैं जो तुम्हें मानने होंगे। मैं तुम्हें एक किताब पकड़ा दूंगा, उसमें ढेर सारे नियम हैं, हर नियम का पालन करना। ध्यान रखना, कोई भी नियम इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन पालन तुम्हें करना होगा। मुझे उस पर अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि उसने फेस पर पेंट किया हुआ था। शायद कोई मास्क पहना हो, मैं उसका चेहरा पहचान नहीं पा रहा था। कहीं वो मुझसे ढेर सारा काम करवाए और भाग जाए तो मैं क्या करूँगा? वैसे भी इतनी तनख्वाह सुनकर मुझे शक तो हो ही रहा था। मैंने एक और सवाल किया, देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन 1.5 लाख पहले मैंने कभी देखे नहीं, इतनी तनख्वाह मुझे कभी मिली नहीं, इसलिए मुझे डर लग रहा है। क्या सच में आपने 1.5 लाख ही कहा है और ये मुझे मिलेंगे? मैं इस पर यकीन कर पाऊंगा? उसने भी कहा, हाँ मिलेंगे, संतुष्टि करवाई जाएगी, एडवांस 50% पहले मिलेगा, उसके बाद तुम काम करना शुरू हो जाओगे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। 50%? क्या सच में मैं ये काम कर पाऊंगा? उसने भी कहा था, तुम्हें बस ये काम रात के वक्त करना है। रात को कई कस्टमर घर पर ही होते हैं, दिन के वक्त वो जॉब पर होते हैं। जब रात को घर पर आ जाएं, वो फ़ोन करके तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें वहाँ पर जाना है, उनका काम करना है। जो जो काम तुमने कहे हैं बस तुम्हें आने चाहिए, वहाँ जाकर मुकर मत जाना। मैंने कहा, नहीं नहीं, इतने पैसे मिल रहे हैं, मैं मुकर ही नहीं सकता, बल्कि मैं तो वो काम भी कर लूँगा जो वहाँ पर करने को होगा। वो भी खुश था और मैं भी खुश। उसने कहा, कल 8 बजे यहाँ पहुँच जाना। 8 से 5 बजे का काम है और तुम्हें रात को ही ये काम करना होगा, दिन के वक्त तुम सो सकते हो। मैं सीधा घर की तरफ निकल गया था। पिता को मैंने समझा दिया था मुझे अब इस घर से दूर कहीं रहना होगा। मुझे जहाँ काम मिला है आसपास ही कोई घर ढूंढ लूँगा। मैं अगले दिन पूरा दिन लगाकर घर ढूंढता रहा, घर मिल नहीं रहा था। इसके बाद मैंने वहीं पर फ़ोन लगाने की कोशिश की। वो फ़ोन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन बैक कॉल आई मुझे। क्या है, कोई ख़ास काम है? मैंने कहा, मुझे रहने के लिए कोई घर चाहिए, मिल नहीं रहा, मैं इतनी दूर कैसे आ पाऊँगा? ये शाम का वक्त हो गया था और उसने कहा, घर का इंतज़ाम हो जाएगा, तुम्हें 8 बजे बस यहाँ पर पहुँच जाना है। 7:30 ही मैं उस झोंपड़े के करीब पहुँच गया। वो आदमी मिला मुझे। उसने बताया कि यहाँ पर हम कॉलोनी बसा रहे हैं और यहाँ बिल्कुल पीछे एक झोंपड़ा बना हुआ है, तुम उसे अपना घर बना सकते हो। मैं सीधा चलकर वहाँ पर गया। बाहर से तो पुराना सा झोंपड़ा लग रहा था, अंदर से आलीशान घर की तरह। एक बेड लगा हुआ था, एक टीवी लगा हुआ था, फ्रिज रखी हुई थी, सारा सामान वहाँ पर पड़ा था।
मुझे किराया भी नहीं देना था, इसकी सबसे ज़्यादा खुशी थी। यहाँ से निकलकर तो आराम से शहर में भी पहुँच सकता हूँ, किराया देने की ज़रूरत नहीं और 1.5 लाख सब बचेंगे ही बचेंगे। मैं खुश था और 8 बजे दोबारा उस झोंपड़े के पास पहुँच गया। अब उसने मुझे सामने एक स्कूटी दिखाई। पुराने ज़माने की लूना थी ये, जिसे पैडल मारकर भी चलाना पड़ता है, और मुझे इस पर ही काम पर जाना था। चलो कोई बात नहीं, भले ही छोटी सी लूना चलानी पड़ रही हो, लेकिन तनख्वाह तो 1.5 लाख है, जिसके 75,000 उसने उसी रात मुझे हाथ में पकड़ा दिए थे। मैं जल्दी से गया, उसे एक बैग में डाला और वहीं उस झोंपड़े के अंदर रख दिए, लेकिन मैंने उसे छिपा कर रखा था। मुझे डर था कोई निकाल ना ले। उसने मुझे एक बैग पकड़ा दिया था। जब मैंने वो बैग खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारा सामान था। पेचकस, प्लास, कपड़े सिपने वाली वो मशीन, ऐसा सारा सामान उसमें रखा हुआ था। यानी मुझे हर तरह का काम सच में करना होगा। वहाँ पर बर्तन मांजने वाली वो छोटी टिकिया भी थी। चलो कोई बात नहीं, इतनी तनख्वाह मिल रही है, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। बस कस्टमर जो कहे मैं वो कर कर निकल आऊँगा। उसके बाद उसने मुझे हाथ में एक पर्ची पकड़ा दी, एक एड्रेस दे दिया। वो एड्रेस मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ पर है, क्योंकि शहर के उस हिस्से में मैं भी गया था। वहाँ आगे जाने का कोई रास्ता तो है नहीं, लेकिन एड्रेस में लिखा हुआ था वहाँ कस्टमर का घर है। उसने मुझे एक नक्शा भी दिया। एक अजीब सा मोबाइल था, उस पर मैप बना हुआ था और वहाँ उस मैप में वो घर भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन गूगल मैप में वैसे घर दिखाई नहीं दे रहे थे। वहाँ तो जंगल होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, अब इसने काम दिया है तो काम तो करना होगा ना। वो लूना उठाकर मैं सीधा उस तरफ निकल गया। मैंने ज़िंदगी में ऐसी लूना नहीं चलाई थी जिसकी रफ्तार 80 तक पहुंच जाती हो। मुझे पैडल मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बड़ी तेज़ भाग रही थी और यहाँ पेट्रोल भी बिल्कुल फुल मिला हुआ था। उस लूना के सहारे उन सड़कों को पार करते हुए मैं ऐसे इलाके में पहुंचा जो मैंने देखा ही नहीं था। ये तो जंगल वाला इलाका होना चाहिए, यहाँ पर कॉलोनी कब से बस गई। वहाँ अंदर की तरफ जाता रहा मैं और उस एड्रेस तक पहुँच गया। ये बड़ा सा घर बना हुआ था। बाहर से कई जगह पुराने घर का इस तरह भ्रम दे रहा था और कई जगह नए घर का भ्रम दे रहा था। सामने मैंने बेल बजाने की कोशिश की, लेकिन वो बटन खराब था। उसके बाद उस गेट पर हाथ मारा, लेकिन आवाज़ निकली नहीं। ज़मीन से पत्थर उठाया मैंने और गेट पर ठा ठा करके मारने लगा। भारी आवाज़ें निकल रही थी और अंदर से एक आदमी बाहर की तरफ आया। उस आदमी ने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, सफ़ेद पैंट पहनी हुई थी, सफ़ेद जूते और सफ़ेद रंग की टोपी। ये कपड़े बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने पहने थे। अब आपको बताऊं कि मुझे जो नियम बताए गए थे उसमें सबसे पहला नियम तो ये था कि मुझे खास कपड़े पहनने हैं। अगर मैंने गलती से भी वो कपड़े नहीं पहने तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा, और अगर उसके बाद मेरे साथ कुछ होता है तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। मुझे सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने थे, यानी कि घड़ी भी दी गई थी तो वो सफ़ेद रंग की, और मोबाइल भी दिया गया था सफ़ेद रंग का। हर चीज़ मेरे पास सफ़ेद ही थी। सफ़ेद टोपी, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट और सफ़ेद ही जूते। यहाँ तक कि लूना पर भी सफ़ेद रंग का पेंट किया हुआ था। सामने मुझे आदमी भी सफ़ेद रंग के कपड़े पहने मिला, लेकिन मैं सवाल नहीं करना चाहता था कि वो इस कंपनी में काम करता है या नहीं। मैं सीधा उसके सामने खड़ा हो गया और वो पर्ची दिखाकर कहने लगा, आपने फ़ोन किया था, आपके घर में कोई काम होना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए इशारा किया, हाँ हाँ अंदर काम है, आओ। वो आगे आगे चल पड़ा, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसकी चाल ही काफ़ी अजीब थी और उसने बेल बॉटम पैंट पहनी हुई थी। यकीन कीजिए जूता थोड़ा सा ही दिख रहा था, लेकिन वो बेल बॉटम पैंट इतनी नीचे तक थी कि पैर नज़र ही नहीं आ रहे थे। अब वो आगे आगे चलता रहा और मैं उसके पीछे पीछे। वो घर अंदर से आलीशान था। वो मुझे एक कमरे की तरफ लेकर गया और उसने कहा, यहाँ ऊपर छत पर कुछ सामान पड़ा हुआ है, मैं उस सामान को निकाल नहीं सकता। वो सामान तुम्हें ही नीचे लेकर आना पड़ेगा। ज़्यादा भारी नहीं है, मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। मैंने ऊपर की तरफ देखा। छत पर जाने का कोई रास्ता नहीं था, ना तो सीढ़ी थी ना ही कुछ और, लेकिन एक रस्सी काले रंग की नीचे की तरफ लटकी हुई थी। अब उस रस्सी पर कई जगह गांठें बांधी हुई थी और उसने इशारा कर दिया, ये रस्सी तुम्हें चढ़नी होगी, इसके सहारे छत पर जाना होगा। अब मैं हैरान परेशान, अब ना करूं या हाँ करूं, काम तो सब करने हैं मुझे, इतने पैसे मिल रहे हैं,
लेकिन ये काम, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब उसने ये कहा है तो मुझे करना तो यही होगा ना। मैं उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। आम तौर पर मैं एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज किया करता था, इसलिए मेरे शरीर में जान थी। अब रस्सी से सीधा ऊपर पहुंचा और ऊपर जो सामान पड़ा था बहुत ज़्यादा पुराना था। उसमें मकड़े के जाले लगे हुए थे। वो गत्ते के बक्से होंगे, लेकिन घुन के कारण वो गत्ता भी गला हुआ था, सिर्फ जैसे उसकी अस्थियां सी थी। हाथ लगाते ही वो मिट्टी नीचे की तरफ गिरने लगी। सारा सामान हाथ में आ चुका था और मैंने कहा, यहाँ पर तो गत्ते के बक्से हैं जो गल चुके हैं, अब इस सामान को नीचे कैसे लेकर आऊं? उसने कहा, ऊपर से फेंकना शुरू कर दो, मैं पकड़ता जाता हूं। अब उस बक्से के अंदर रखे सामान को मैं ऊपर से फेंकता जा रहा था। ये 4 बक्से थे। पहले बक्से के अंदर तो कुछ किताबें थी और मैं हैरान, गत्ते को घुन लग चुका था, लेकिन उन किताबों को कुछ नहीं हुआ था। बिल्कुल चमचमाती किताबें, हाथ लगाते ही उनसे मिट्टी जैसे झड़ रही थी। ढेर सारी किताबें मैंने ऊपर से फेंक दी। अब दूसरे बक्से में पुरानी लकड़ी की चीज़ें थी जो कलाकारी की बनी हुई थी। उनके अंदर कुछ था, लेकिन ताला लगा हुआ था। उस सामान को भी मैं नीचे फेंकता गया। उसने पकड़ा और एक तरफ रख दिया। तीसरे बक्से में जो था उसने मुझे डरा कर रख दिया। पहले तो मुझे लगा ये प्लास्टिक की कोई चीज़ है। मैंने 2-3 नीचे फेंकी और उसके बाद चौथी हड्डी हाथ में आई। ये किसी जानवर की हड्डी लग रही थी। उसे हाथ में पकड़ते ही मैं डर गया। नीचे से आवाज़ आई, क्या हुआ, डर क्यों गए? कुछ हाथ में आ गया? किसी ने काट तो नहीं लिया? मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये तो हड्डी है, इंसानी हड्डी। उसने कहा, हाँ हाँ हड्डियाँ ही हैं, लेकिन अब ये मेरी हैं, इसलिए तुम्हें नीचे फेंकनी होगी। मुझे इसकी ज़रूरत है, बहुत सालों से सब सामान ऊपर ही पड़ा है। मैं घबरा तो गया था, लेकिन क्या करता। अब डरते डरते मैंने वो हड्डियाँ नीचे की तरफ फेंकनी शुरू कर दी। उसके बाद चौथे बक्से में इंसानी खोपड़ी। होश उड़ गए थे मेरे। एक पल के लिए मैं हैरान परेशान वहीं पर बैठ गया। उसके बाद मैंने कोशिश की हाथ लगाने की, लेकिन मेरे हाथ कांपते जाते। अंत में मैंने उस खोपड़ी को उठाया और सीधा उसकी तरफ फेंक दिया। वो खोपड़ी को पकड़ नहीं पाया और वो खोपड़ी सीधा सोफे पर टकराई, लेकिन बच गई। अगर ये खोपड़ी नीचे गिर जाती, तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होता? कोई भी सामान तुम गिरा नहीं सकते। गलती दोबारा मत करना, मौत के घाट उतार दिए जाओगे। मैं घबरा गया था। उस रस्सी के सहारे नीचे उतरा। नजरें झुकाई हुई थी। वो गालियां दे रहा था, मैं सुन रहा था। कुछ समय बाद वो शांत हो गया और उसने मुझे जाने के लिए कह दिया। मुझे डर था, आखिर ये आदमी कौन है? कहीं ये कोई कातिल तो नहीं जिसने एक लाश को ऊपर छिपा रखा था और आज मुझसे उसकी हड्डियां नीचे उतरवा रहा था। मैं क्या करता, मैंने फ़ोन लगा दिया सीधा ही अपने उस काम देने वाले को। पहले तो वो फ़ोन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन हर बार की तरह बैक कॉल आई। मैंने उसको कहा, उस आदमी ने हड्डियां उतरवाई, इंसानी थी, मुझे लगता है वो कोई कातिल वातिल हो सकता है। उसने कहा, तुमने वो डायरी पढ़ी, वो किताब नियमों की? तुम्हें पहले वो पढ़नी होगी, काम पर बाद में जाना। पहले अब 1 घंटा वहाँ पर लगाओ, दूसरी पर्ची पर हाथ तब लगाना। जल्दी से उसे पढ़ो और उसे पढ़ने के बाद ही काम करना। उसने फ़ोन काट दिया था और मैं घबरा गया था, कहीं वो मुझे काम से ना निकाल दे। उसके बाद मैंने वो किताब को हाथ में पकड़ा। वहाँ एक गली में पहुँचा जहाँ पर बहुत सारी लाइट थी। उस लाइट के नीचे उस किताब को पढ़ना शुरू हो गया। पहला नियम था, मुझे सफ़ेद कपड़ों में ही रहना है। यहाँ काम करते हुए मैं ये सफ़ेद कपड़े उतार नहीं सकता, कोई और यूनिफॉर्म पहन नहीं सकता, और ये सबसे कठिन नियम है जो मानना ही है। मैंने कहा ठीक है, अब ये तो यूनिफॉर्म हो गई जो काम पर मुझे पहने रहना होगा। अब दूसरा नियम था कि जो भी जिस तरह का भी काम कस्टमर दे वो मुझे करना होगा। अगर तो मैं उस काम को कर सकता हूँ तो मुझे वो काम करना है। अगर वो काम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो मुझे उसका काम किसी और से करवा कर देना है। कोई मशीन, कोई ऐसी चीज़ जिसे मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, वो चीज़ मुझे लेकर आनी है, बाहर कहीं से रिपेयर करवानी है और वहाँ ठीक करके लेकर जानी है। ये काम भी मुझे ही करना होगा और ये नियम है, मुझे इस नियम को भी पालन करना ही होगा। तीसरा नियम था, मुझे किसी भी कस्टमर से कोई पर्सनल सवाल नहीं करना है। ऐसा सवाल जो काम से दूर दूर तक कोई रिश्ता ना रखता हो। अगर मैं ऐसा सवाल करता हूँ तो कस्टमर गुस्सा कर सकता है और उसके बाद
कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि कोई कस्टमर तुम पर हमला भी कर दे। मैं घबरा गया। मैं अब ऐसा कोई सवाल नहीं पूछूंगा। ठीक है, जो काम का होगा वही करूंगा, अब जिम्मेदारी सारी कंपनी की। चौथा नियम और भी अजीब था। किसी भी कस्टमर से दोस्ती नहीं करनी है। चाहे वो मुझे जितनी भी अच्छी तरह से बुलाए, उससे दोस्ती नहीं करनी है। सिर्फ काम तक काम रखना है। वहां जाना है, काम करना है और निकल आना है। दोस्ती बढ़ानी नहीं है। ठीक है, दोस्ती नहीं बढ़ाऊंगा। अब काम पर रहते हुए दोस्त नहीं बना सकता, लेकिन काम के बाद दिन के वक्त तो दोस्ती कर ही सकता हूं ना। कोई बात नहीं। वहां कई ऐसे ही छोटे मोटे नियम थे। हर नियम को मैं समझता जा रहा था, अपने दिमाग में डालता जा रहा था, लेकिन अंतिम नियम जो मेरे गले से उतर नहीं रहा था। काम में मैं जो भी करता हूं, मुझे काम तक ही सीमित रखना है। जो घटना होती है, जो भी हर चीज़ मुझे बाहर नहीं लानी है। इसे किसी और को नहीं बताना है। अगर मैं इस घटना के बारे में किसी और को बताता हूँ, अपने काम के बारे में किसी और को बताता हूँ, तो मुझे सज़ा मिलेगी। सिर्फ काम से ही नहीं निकाला जाएगा, मेरे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। जो बताया नहीं जाएगा कितना बुरा होगा। इसे सुनकर भी मैं डर गया। अभी कंपनी काफ़ी अमीर लगती है। अगर मैंने इनके राज बाहर किसी को बताए तो ये मुझे मरवा भी सकते हैं। वहाँ डायरी में सीधी सीधी धमकी थी और मैं घबरा कर अब इस काम को करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी पर्ची, ये एक छोटे से घर की थी। वहाँ जाकर मुझे काम का पता करना था। वहाँ पहुँचने में मुझे आधा घंटा लग गया और सीधा जब मैं वहाँ पर पहुँचा, उनसे पूछने लगा। ये आदमी जिसने सफ़ेद टोपी पहनी थी, सफ़ेद शर्ट पहनी थी और उसने पैंट भी काफ़ी बड़ी पहनी थी। जूते तो मैं देख ही नहीं पाया। पैंट नीचे से थोड़ी सी गंदी हो चुकी थी। बाहर मिट्टी में बना हुआ घर था, उसने फर्श तक नहीं लगवाया था। और जब मैं घर के अंदर पहुंचा, वहाँ भी वैसा ही हाल। इस आदमी ने फर्श तक नहीं लगवाया था। और जब वो मुझे बेडरूम की तरफ ले गया, ऐसा बेडरूम जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा था। हर किसी का बेडरूम साफ सुथरा होता है। वहाँ फर्श डला हुआ होता है, उस पर बेड रखा हुआ होता है और ऊपर गद्दे और चादर होती है ताकि हम आराम से सो पाएं। यहाँ मिट्टी थी नीचे और उस मिट्टी में खड्डा किया हुआ था। उस खड्डे में बेड रखा हुआ था और वो बेड बिल्कुल समान ऊंचाई पर था फर्श के, यानी कि मिट्टी कोनों को छू रही थी। वहाँ गद्दा बिछाया हुआ था और उस पर चादर बिछाई हुई थी। अगर पैर बाहर भी रखते तो मिट्टी सीधा उस चादर पर आ जाती। मैंने पूछा, यहाँ आपको क्या काम है? मैं उसे देखकर भौचक्का सा हो गया था, लेकिन वो मेरी तरफ देखता हुआ कहने लगा, ऊपर देखो, वक्त क्या है अब? मैंने कहा, रात का वक्त है। उसने कहा, वो बल्ब जलता जा रहा है, जलता जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। मुझे सोना है, लेकिन अगर वो बंद ही नहीं होगा तो मैं सो कैसे पाऊंगा? मैं सीधा उस बल्ब को चेक करने लगा। सच में वो बल्ब जलता ही जा रहा था। मैं तार को देखने लगा, उसके बाद बटन को देखने लगा। बटन को चलाया और बंद किया मैंने, लेकिन बल्ब जलता जा रहा था। उसके बाद मैंने वो पूरा बोर्ड खोल लिया। वहाँ पर कनेक्शन कट करने की कोशिश की, बल्ब जलता ही जा रहा था। दोनों तारें निकाल दी मैंने, बल्ब जलता जा रहा था। अब मेरे होश उड़ गए थे। भाई ये क्या है? ये कनेक्शन कहीं और से तो नहीं दिया हुआ? ऊपर साफ तौर पर दिख रहा था एक तार निकल रही है जो बल्ब की तरफ जा रही है और सीधा इस बोर्ड में आ रही है। तारें तो निकाल दी मैंने, तो बिजली वहां तक पहुंच कैसे रही है? बहुत समय लगाता गया मैं, दिमाग मेरा घूमता जा रहा था। उसके बाद गुस्से में आकर मैंने वो बल्ब निकाला। मैंने होल्डर से बल्ब निकाला, बल्ब जलता जा रहा था। मैं सोचता गया, ये कैसा बल्ब है जो जलता जा रहा है? उसने कहा, मुझे क्या पता, ये तुम्हारा काम है, ठीक करो इसे। अंधेरा चाहिए मुझे, उजाला अच्छा नहीं लगता। ज़रूरत पड़ने पर उजाला करता हूँ, लेकिन अब तो आंखों में रोशनी पड़ती रहती है, दिन और रात में कोई अंतर ही नहीं रहता। वो बल्ब बंद नहीं हो रहा था और अंत में मैंने सोचा, ये बल्ब ही चेंज कर देता हूँ ना। बैग में उस आकार के बल्ब भी थे, तो मैंने नया बल्ब लगा दिया। अब चलाकर देखा, बड़े सही से बंद हो रहा था और चल भी रहा था। आज सिर्फ मुझे ये 2 ही पर्चियाँ दी गई थी। अब मैंने दोनों काम कर लिए थे, तो मैंने अपनी वो लूना उठाई और सीधा मैं उस घर की तरफ निकल पड़ा। सबसे पहले तो मैं उस झोंपड़े में गया।
उस आदमी से बात की और उसने भी कह दिया आज रात का काम हो चुका है। 2 ही कंप्लेंट आई थी, यानी 2 ही कस्टमर थे जिन्हें आज काम था। तुम जा सकते हो, तुम्हें छुट्टी मिलती है। मैं रात के 2 बजे अपने उस झोंपड़े में जा चुका था और सोने के लिए तैयारी कर चुका था। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया और मुझे जितनी भी नींद मिली उससे मैं खुश था और पूरा दिन मैं बिता सकता था। हाथ में पैसे थे। उन पैसों को लेकर मैं सीधा शहर चला गया। नए कपड़े खरीदे मैंने, नई नई चीज़ें खरीदी मैंने। मुझे पैसे मिल चुके थे और अब काम भी ठीक ठाक ही मिला था। अगली रात 8 बजे फिर से मुझे नया काम दिया गया। अब हर रोज़ का ये काम हो गया था कि मुझे जो काम मिलता वो काफ़ी अजीब होता। किसी के घर की लकड़ी खराब हुई होती तो किसी का कांच का आईना टूटा हुआ होता, लेकिन हर किसी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए होते और वो कोई भयानक मेकअप किए हुए भी होते। कुछ लोग तो जैसे भूतों जैसा मेकअप करके घर में बैठे हुए होते। मुझे कभी कभी लगता ये सच तो नहीं, फिर मैं सोचने पर मजबूर हो जाता, नहीं ऐसा थोड़े ना हो सकता है। जिन इलाकों में मैं जा रहा था दिन के वक्त उन इलाकों को ढूंढने की कोशिश करता गूगल मैप में, लेकिन वहाँ जंगल और बंद पड़े इलाके ही शो करते। बहुत समय ऐसा होता जा रहा था। लगभग 2 महीने मैं ये काम करता रहा था। मैंने 3 लाख तक कमा भी लिए थे और एडवांस मुझे मिल चुका था। अब मुझे पैसे खर्च करने में भी मज़ा आ रहा था। अपने हाथों से कमाए हुए पैसे जब आप खर्च करते हैं तो खुशी भी बहुत मिलती है और मैंने 3 लाख के करीब घर दे दिए थे और एडवांस से अब खुद का खर्चा करने लगा था। मुझे खुशी थी, अब मज़ा आ रहा था और मैंने नए नए कपड़े खरीदे। मैं अब खुद को सेटल महसूस कर रहा था, क्योंकि उस आदमी से मैंने पूछा था मैं ये काम कब तक कर सकता हूँ। उसने कहा था कोई नियमित समय नहीं है, ये काम तो चलता रहेगा। कब से हम चला रहे हैं और आगे काम बढ़ता जाएगा, तनख्वाह बढ़ेगी, ज़्यादा काम मिलेगा। मैं खुश था कि अब मैं सेटल हो चुका हूँ और वैसे भी ये रात का काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। जो भी मुश्किल काम होता, किसी की मोटर ख़राब होती, किसी को पीने का पानी नहीं मिल रहा होता, मुझे कहीं दूर से लाना पड़ता और ये काम करने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। 2 महीने बाद मैं एक ऐसे घर में पहुंचा जहां सिर्फ एक ही लड़की थी। मैं जब उसके घर में पहुंचा उसने सीधा मुझे बेडरूम दिखाया। वो पिंक कलर का बेडरूम था, लेकिन सारा सामान बिखरा हुआ था। वो रोती रोती मुझसे कह रही थी ये सारा सामान बिखरा हुआ है, मुझे ये सारा सामान सही जगह पर चाहिए। मैं मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देखता गया। वो सारा सामान टिकाता गया। पूरा सामान मैं टिकाता जा रहा था और उससे बातें करता जा रहा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि पहली बार उससे बातें करने में भी मज़ा आ रहा था और रूल बुक तो मैं भूल ही चुका था। मैं उससे दोस्ती कर बैठा था। उससे बातें करते करते मैं कब पूरी रात काम करता रहा पता ही नहीं चला। 3 पर्चियाँ थी मेरे पास, मुझे 3 जगह जाना था, लेकिन पहला काम मैं धीमा धीमा कर रहा था ताकि उससे ज़्यादा बातें कर पाऊँ, उसके बारे में ज़्यादा जान पाऊँ। वो कहाँ पर पढ़ती है, क्या क्या करती है और क्या दिन के वक्त वो मेरे साथ घूमना चाहेगी। उसने हर बात पर मना किया था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वो मुझे भी पसंद कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश वो खुद को रोक रही थी। जब मैंने सारा सामान टिका दिया, उस घर से मैं बाहर नहीं निकलना चाहता था। मैं उसको विदा नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था उससे और ज़्यादा बातें करूं, लेकिन मुझे रिपोर्ट करना था 5 बजे से पहले उस घर के अंदर जाकर, ताकि मैं ऑफ ड्यूटी हो पाता। मैंने उससे विदा ली और वो मेरी आंखों की तरफ ऐसे देख रही थी कि मुझसे कहा ही जा सका, क्या मैं दोबारा तुमसे मिल पाऊंगा? क्या कोई और काम के सहारे मैं यहाँ पर आ पाऊंगा? उसने भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और एक हाथ सामान की तरफ मारा और कहा, हाँ वैसे अगर ये सारा सामान दोबारा गिर जाए तो मैं दोबारा फ़ोन करूँगी और तुम दोबारा सब कुछ ठीक करने के लिए आ सकते हो। मैं बहुत खुश था। उसने बाहर जाते वक्त भी 2-3 सामान गिरा दिया और मैं इतना ज़्यादा खुश। आऊँगा मैं कल फिर से तुमसे मिलने के लिए। इसके बाद मैं सीधा उस लूना को पकड़े हुए घर की तरफ निकल पड़ा। मैं उसे बड़ी तेज़ भगा रहा था। वो 80 से ज़्यादा ऊपर जा नहीं पा रही थी, लेकिन मैं पैडल घुमाकर किसी तरह उसे 90 पर ले गया। जब आपके दिमाग पर इश्क चढ़ा हुआ हो तो आपकी टांगों में भी जान आ जाती है। मेरी टांगों में भी जान आ चुकी थी। मैं लूना को लेकर सीधा उस घर में पहुंचा और वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। 3 पर्चियाँ थी और सिर्फ एक ही काम किया। मैंने कहा,
तो थोड़ा ज़्यादा काम था, वो एक काम में इतना समय लग गया, मैं क्या करूं? उस लड़की के घर का सारा सामान गिरा हुआ था। उसने कहा सारा टिकाना है, और आपने तो कहा था ना कस्टमर की हर बात माननी है। वो मुझे बताती गई, मैं वैसे वैसे टिकाता गया, पूरी रात निकल गई। ये काम मैं कल कर दूंगा पक्का, मैं दिन के वक्त भी कर सकता हूँ। दिन का नाम सुनते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, दिन में नहीं, दिन में नहीं, ये काम तुम दिन में नहीं कर सकते, रात को ही करना होता है, कल कर देना और सबसे पहले ये काम करना। अगली रात में फिर से तैयार था और उसने वो 2 पर्चियां भी मुझे पकड़ाई, इसी के साथ एक और पर्ची, और ये एक और पर्ची फिर से उस घर से आई थी, उसी लड़की का शायद सामान टिकाना था। मैं सबसे पहले तो उन 2 पर्चियों का काम करना चाहता था और इतनी तेजी से वो 2 काम किए कि 12 बजे तक मैं काम सिमटा चुका था। मैं सीधा उस लड़की के घर में पहुंचा। थोड़ा बहुत सामान गिरा हुआ था, ज़्यादा नहीं था, और मेरे पास और कोई काम भी नहीं था। मैंने जल्दी से वो सामान टिका दिया और कुर्सी पर बैठकर सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा। वो भी मेरी तरफ देखती जा रही थी, जैसे वो भी मुझे पसंद कर रही हो। उससे बातें करने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने भी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे जैसे सब पहना करते थे। एक टोपी जो उसने सर पर ली हुई थी, लेकिन सफ़ेद रंग का चोला बहुत बड़ा जिसमें उसके जूते तक नज़र नहीं आ रहे थे। वहाँ बैठी वो मुझसे बातें करती जा रही थी और आज जैसे मैं उसको अपना दोस्त सा मानने लगा था। मैंने भी कह दिया था, देखो एक बात मुझे समझ में नहीं आती, हर कोई सफ़ेद कपड़े पहने क्यों रहता है? तुम्हें कोई और रंग पसंद नहीं आता? उसने कहा, और रंग पहनता ही नहीं, यहाँ पर मिलता ही नहीं, बस यही सफ़ेद रंग पहनना पड़ता है। मैंने कहा, मिलता नहीं? क्या तुम्हें और रंग पसंद नहीं है? पिंक, जैसे सारा सामान पिंक, अगर वैसे कपड़े हों तो तुम्हें अच्छे लगेंगे? उसने मुस्कुराते हुए कह दिया, हाँ अच्छे तो बहुत लगेंगे, पहने नहीं जा सकते, मजबूरी है। मैंने कहा, क्या मजबूरी है? उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन चेहरे की मुस्कान बयां कर रही थी कि कैसे वो उन सामान की तरफ देखे जा रही थी कि काश वैसे पिंक कलर के कपड़े उसे मिल जाते। मैं ये भी कह रहा था, तुम ये बताओ, तुम्हें मैं पसंद हूँ? मतलब मेरे जैसे लड़के तुम्हें पसंद है ना? उसने हामी भरी, हाँ बिल्कुल, कॉलेज में भी मुझे ऐसे ही लड़के पसंद है और तुम काफ़ी हैंडसम हो। मैं अब थोड़ा सा शर्माया और कहने लगा, वैसे तुम्हारा फेवरेट रंग कौन सा है? उसने कहा, नीला रंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए। लड़कों पर पहना हुआ नीला रंग मुझे बहुत पसंद होता है। मैं मुस्कुराता रहा था और आज दोस्त की तरह उससे बातें कर रहा था। इसके बाद मैं सीधा ऑफ ड्यूटी होने के लिए निकल पड़ा। मुझे खुशी थी कि कल भी मैं इससे मिलने के लिए आऊँगा। इसके बाद मैं सीधा उस झोंपड़े में पहुँचा, वहाँ पर सामान रखा और कहा आज का काम हो गया है। उसने भी सर हिला दिया, लेकिन वो मेरी तरफ शक की निगाह से देख रहा था। मैंने नज़रें झुकाई और मैं झोंपड़े की तरफ निकल पड़ा। इसके बाद आज दिन के वक्त भी नींद नहीं आ रही थी। इश्क में शायद नींद उड़ जाती है, मेरी भी उड़ गई थी। कल मैं अच्छे से कपड़े पहन कर जाऊँगा, वो बहुत खुश होगी और उसके लिए भी अच्छे से कपड़े लेकर जाऊँगा। दिन के वक्त मैं बाज़ार पहुँचा और पिंक कलर के 2-3 ऐसी ड्रेसेस ले गया मैं, जो उसे पहनाने के लिए मैं ले जाना चाहता था। मैंने नीले रंग की जीन, नीले रंग की टी शर्ट, नीले कलर के शूज़ भी खरीद लिए और उसे बैग में डाल लिया। वो आदमी पता कर ही नहीं पाएगा कि मैंने ये कपड़े भी रखे हुए हैं। उसने मुझे 3 पर्चियां पकड़ाई और उसमें उस लड़की की पर्ची नहीं थी। मैं थोड़ा निराश हो गया, लेकिन मैं वो 3 काम करने के लिए निकल पड़ा। कोई बात नहीं, ये छोटे मोटे काम होंगे, जल्दी निपटा दूंगा। उसके बाद उस लड़की के घर पहुंच जाऊंगा, कहूँगा आज भी पर्ची आई है, तुम्हारे घर का काम करना है। इसके बाद मैं वो 3 काम जल्दी निपटा गया और 12 बजे तक काम निपटा कर मैं सीधा उस लड़की के घर की तरफ निकल पड़ा था। जैसे ही उस लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया, उसने दरवाज़ा खोला और बहुत ज़्यादा हैरान, तुम यहाँ कैसे आ गए? आज तो कोई काम नहीं था, तुम क्यों आए हो? उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ा सा निराश, हाँ काम नहीं था, लेकिन मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो और ज़्यादा डर गई, मिलने आए हो? ऐसे क्यों मिलने आए हो? मैंने कहा, तुमसे बात ही करना चाहता हूँ। मैं सीधा उसके घर के अंदर आ गया। जैसे ही मैं घर के अंदर आया, अब वो डरना बंद कर चुकी थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखता जा रहा था और अब वो भी मुस्कुराने लगी थी। मैंने कहा, बस कुछ देर बात करूँगा। मुझे पता है आज तुम्हारे घर में कोई भी सामान बिखरा नहीं है, लेकिन मैं एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। वो सामने कुर्सी पर बैठ गई और मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। इसके बाद
मैंने एक बैग उसके सामने रख दिया और कहा, मुझे बाथरूम जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? उसने कहा हाँ। मैं सीधा बाथरूम में गया वो बैग लेकर। उसके बाद मैंने नीले रंग की टी शर्ट पहनी, नीली जीन पहनी और नीले शूज़ पहनकर बाहर आ रहा था और देखना चाहता था उसका चेहरा। वो मुझे नीले कपड़ों में देखेगी और शायद मुझे पसंद करने लगेगी और मैं कहूँगा, सामने इस पैकेट को खोलो, तुम्हारे लिए पिंक कलर की ड्रेस है इसमें। जैसे ही मैं बाहर आया उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मैंने कहा, इस तरफ मत देखो, 1 मिनट रुको, सामने वो पैकेट खोलो और देखो किस रंग की ड्रेस है। उसने वो पैकेट खोला और जैसे ही उस पैकेट से ड्रेस बाहर निकाली, सफ़ेद रंग की ड्रेस, वो तीनों की तीनों। मैं हैरान, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सफ़ेद नहीं थी, मैं पिंक कलर की ड्रेस लेकर आया था। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था यहाँ सिर्फ एक ही रंग चलता है। मेरी आंखों में हैरानी थी और मैंने उससे कहा, चलो कोई बात नहीं, मेरी तरफ देखो, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? वो जैसे ही घूमी, मेरे शरीर पर डले हुए उन कपड़ों को देखकर घबरा गई। वो उठ खड़ी हुई और उसके बाद उसका चेहरा बदल रहा था। उसे जैसे गुस्सा आ रहा था, वो भड़कने लगी थी। मैंने कहा, क्या हुआ, अच्छे नहीं लग रहे? उसने कहा, तुमने सफ़ेद नहीं पहना, इसका क्या मतलब? तुमने सफ़ेद नहीं पहना, इसका क्या मतलब? उसका गुस्सा देखने लायक था। धीरे धीरे वो गुस्से में इस तरह से मेरी तरफ देख रही थी जैसे मुझे मार ही देना चाहती हो। पहले तो मुझे लग रहा था वो मुझे पसंद करती है, लेकिन मुझे इस तरह इन कपड़ों में देखकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, चेहरा बदलता जा रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे भयानक होना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था सच में वो कोई भूत हो। पहले मुझे लग रहा था रात के वक्त शायद यहाँ पर ये कस्टमर इस तरह मेकअप करते होंगे या ये सफ़ेद कपड़े पहनते होंगे, कोई ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बदलता चेहरा भयानक औरत जैसा हो गया था। मैं जान गया था यहाँ पर कोई भी मेकअप किया हुआ नहीं होता, ये असली भूत हैं। डर के मारे मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई थी। डरता डरता मैं उस घर से बाहर भागना तो चाहता था, लेकिन वो मुझे पकड़ने के लिए अब वो भयानक रूप में छलांगे लगा रही थी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, पीछे सोफे से टकराई, क्योंकि मैं तो नीचे झुक गया था। मुझे उसके जूते दिखे, सफ़ेद रंग के, लेकिन उल्टे। उसके पाँव उल्टे थे। मैं ये सोच में पड़ गया, आखिर ये जिंदा तो हो नहीं सकती, ये कोई चुड़ैल हो सकती है। मैंने सीधा वो दरवाज़ा खोला और उसके बाद घर से बाहर भाग निकला। बाहर मैं भाग रहा था और उसकी चीखें मुझे डरा रही थीं। ये अलग कपड़ों में आ चुका है, मेरे नीले रंग के कपड़े। अलग अलग घरों से, खिड़कियों से लोग मुझे देख रहे थे और उसके बाद घरों से बाहर आ रहे थे। वो भीड़ भूतों की भीड़ थी, हर किसी के उल्टे पाँव और सफ़ेद कपड़े। अब मैं जान गया था मुझे सफ़ेद कपड़े क्यों दिए गए थे, ताकि मैं भी उनकी तरह भूत लगूं और उनमें समा जाऊं, उनके काम करूं। लेकिन अब मैं अलग लग रहा था। मैं तब क्या करता, मैंने भागना शुरू कर दिया। मैंने सीधा उस लूना तक का सफ़र किया। वो लूना जितनी तेज़ भाग सकती थी मैंने भगानी शुरू कर दी। वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे जैसे मुझे नोचना चाहते हो। कुछ उड़ सकते थे, कुछ के पंख निकल आए थे। सफ़ेद कपड़ों में हर कोई ऐसे मुझे पकड़ना चाहते थे कि मारना चाहते हो। मैं लूना को 80 तक पहुंचा सकता था, लेकिन उसके बाद उनकी रफ्तार मुझसे तेज। पीठ पर खरोंचे मार रहे थे। मेरे ये नीले रंग के कपड़े फटे जा रहे थे, ये जीन भी फटने के कगार पर थी। उन्होंने वो बेल्ट तो नोच ही डाली थी। धीरे धीरे फटते गए मेरे कपड़े उनके नाखूनों के कारण, और लूना पैडल मारते मारते मैं 100 तक पहुंचा पाया। उनकी रफ्तार 100 से भी तेज थी। मैं सीधा उस झोंपड़े तक जाना चाहता था। वो आदमी मुझे बचाएगा, अब मेरे बचने के कोई चांस नहीं है। तभी मन में ख्याल आया, सफ़ेद कपड़े ही बचा सकते हैं, अब और कोई नहीं बचा सकता। पहला नियम है। मैंने सीधा लूना चलाते चलाते हाथ छोड़े, अपनी वो टी शर्ट उतार दी। आपने कभी भी गाड़ी के अंदर चलती गाड़ी में कपड़े बदलते लोग देखे होंगे, लेकिन कभी भी चलती लूना से अपनी पैंट उतारता कोई इंसान नहीं देखा होगा। मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। बिना कपड़ों के ही मैं लूना चला रहा था और पीछे देख रहा था कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं गए। क्या अब वो मुझे जिंदा छोड़ देंगे?
लेकिन वो अब भी मेरा पीछा कर रहे थे। मेरे बैग के अंदर सफ़ेद कपड़े थे जिन्हें मुझे पहनना भी था, लूना भी चलानी थी। सबसे पहले तो मैं वो पैंट पहन रहा था। धीरे धीरे एक टांग से दूसरी टांग और सफ़ेद पैंट पहनी। अब वो छलांगे लगाकर मेरी गर्दन काटना चाहते थे। कुछ ने हाथ में तलवारें तक पकड़ ली थी। वो भीड़ मेरे पीछे थी। जैसे ही मैंने वो शर्ट पहनी, जैसे वो आपस में बातें करने लगे। उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो कुछ कह रहे थे। टोपी पहनते उनमें शांति आ गई। वो मुझे घेर चुके थे, लेकिन इस टोपी ने कमाल कर दिया। अब वो शांत थे। भागते भागते वो लड़की मेरे करीब आई और कहने लगी, तुमने पहले ही ये कपड़े क्यों नहीं पहने? तुम्हें पता है ना, और कोई रंग यहाँ पहना नहीं जा सकता। अगर कोई और रंग दोबारा पहना तो जिंदा नहीं बचोगे। अब वो साधारण लड़की के रूप में आ गई थी। सुंदर लड़की जिसे मैं पसंद करता था, लेकिन अब पसंद करने लायक उसमें कुछ नहीं था। वो भयानक भूतनी थी। मैं वो लूना लेकर, छिली हुई पीठ लेकर उस झोंपड़े तक पहुंचा, और वो लाल रंग का आदमी साधारण आदमी नहीं है। वो मैं जान गया था, वो भी कुछ अलग ही है। लेकिन क्या, उसके सामने बैठता मेरी टांगें कांप रही थी। कांपता कांपता नजरें झुकाए मैं कह रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे ये तक पता था काम छोड़कर मैं जा नहीं सकता। एडवांस लिया है, काम तो पूरा करना होगा, और वो मुझे सज़ा ना दे। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी, पूरा लाल, जैसे कोई टमाटर हो। गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था और उसके कानों से धुआं निकल रहा था। जितना गुस्सा वो करता जाता, उसके कान से धुआं निकलता जाता। गुस्से में वो मुझे गालियां बकता गया और चुपचाप मैं सुन रहा था। मुझे नहीं पता वो क्या था। उसके बाद उसने कहा, तुम भी बाकियों की तरह मरने की कगार पर थे। हर कोई ऐसा ही करता है, इंसानों के साथ ऐसा ही होता है। वो दुनिया तुम समझ गए कौन सी दुनिया है। अब क्या जिंदा उस काम को छोड़कर जाना चाहोगे? एडवांस दे दो और भागते बनो यहाँ से, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। हर कोई अगर मेरी जगह पर होता, उसका जवाब होता, ये लीजिए मैं जाना चाहता हूँ। मेरा जवाब था, मैं छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं नौकरी भी नहीं करना चाहता। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, इसलिए इस काम में मैं भी हिस्सेदारी चाहता हूँ। वो लाल आंखें छोटी सी थी, लेकिन मेरे ये शब्द सुनकर वो आंखें फट गई थी। क्या तुम ये काम करना चाहते हो? क्या अब भी तुम उस जगह जाना चाहते हो जिसकी सच्चाई तुम जान चुके हो? मैंने कहा, हाँ, सच्चाई जान गया तो क्या, अब मैं बिजनेस कर सकता हूँ। मुझे इसमें और भी आइडिया है। मैं और लोगों को भी काम पर लगा सकता हूँ। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट। और तुम्हें मुझे ये भी बताना होगा, भूतों से पैसे कैसे निकलवाते हो? वो तो मरे हुए हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? उसने भी मुझे बताया, मरने से पहले तो ये इंसान थे ना, इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, इनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा है। कुछ अमीर जो मरने के बाद भी कुछ समय तक यहाँ धरती लोक पर रहना चाहते हैं, वो अमीर इन इलाकों में रहते हैं मरे हुए के रूप में, और हम उनकी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी करते हैं। मैंने कहा, वो सफ़ेद कपड़े इसीलिए पहनते हैं क्योंकि नियम है? उसने कहा, हाँ, नियम सफ़ेद कपड़ों का है जो भूतों के होते हैं। नीले कपड़े पहनने की गलती कर दी थी तुमने। उन्हें पता लग गया तुम जिंदा हो। जब जिंदा उनमें जाएगा तो नोचा ही जाएगा ना। लेकिन सफ़ेद कपड़े पहनते ही वो समझ गए तुम हमारे साथ काम कर रहे हो। याद रखना, सफ़ेद कपड़े नियम है, नियम से बाहर निकलते ही मौत के घाट उतार दिए जाओगे। मैं अब नियम भी समझ गया था। मैंने सारा काम समझ लिया और उससे हिस्सेदारी मांगी। हिस्सेदारी में वो मान गया, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे आइडिया थे। मेरे पिता की वो गलतियां अब मैं दोबारा नहीं करना चाहता था। लेकिन सारे काम का पूरा हिस्सेदारी समझने के बाद मुझे पता चला मैं 10 लाख महीना कमाने वाला हूँ, और धीरे धीरे काम बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। हम ये ब्रांचेस सिर्फ यहीं क्यों बना रहे हैं, पूरी दुनिया में बनाएंगे ना, वहाँ पर काम पर लोगों को रखेंगे। वो भी खुश होता जा रहा था। और उसके बाद हमने ऐसे ही काम करने वाले ढूंढे जो बहुत मजबूर हों, जिन्हें पैसों की ज़रूरत हो। देश और दुनिया में हम वो काम करने वाले रखने लगे। कई जगह उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं कि काम पर लोगों को रखा जाता है। ये काम अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। इससे पहले सिर्फ जनरल काम किए जाते थे, लेकिन आगे चलकर और भी भयानक भयानक काम किए जाने लगे। नियमों को हर किसी को मानना पड़ता, और मैं ये बिजनेस चला चुका था।
खाने पीने का सामान जिंदा लोगों से मरे हुओं तक पहुंचाया जाता और सारे काम में प्रॉफिट बहुत ज्यादा। मैं इसे लीगली करने लगा था। किसी को पता तक ना चलता कैसे भूतों तक चीजें पहुंचाई जा रही हैं। मैं तो वो सप्लाई लेता और वहां तक पहुंचा देता। बांट कर भी अब 50 लाख महीने का बनने लगा था। मेरे पिता को मुझ पर गर्व था, लेकिन किस हिस्से में यह सामान बांटा जाता है वो जान ही नहीं पाए। 1 साल बाद मैं जान पाया था आखिर वो लाल रंग का जीव क्या था। शैतान। वो शैतान था जो नर्क से आया था और यहां भी चीटिंग कर रहा था। मरे हुए स्वर्ग या नर्क में जाते हैं या सजाएं भुगतते हैं, नया जन्म लेते हैं, लेकिन मरने के बाद पुरानी यादों के साथ जो अमीर रहना चाहते हैं उन्हें यहां रहने का मौका हम देते हैं। हम कहलाए जाते हैं मुर्दा इंसानों के वो जिंदा दोस्त जो ज़रूरतें पूरी करते हैं। आज भी मैं उस नौकरी को छोड़ने का गम नहीं मनाता। ये बिजनेस भूतों का ज़रूर है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। दोस्तों, हो सकता है भविष्य में जब आपको काम ना मिले तो आपके पास भी कोई ऐसा ही पैम्पलेट आए। वो हमारी कंपनी की तरफ से हो सकता है। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहोगे? जवाब अभी दीजिएगा।